बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है, जैसे कि कहा गया है। तो बचाव के लिए हमें सबसे बड़ा हथियार हमारा टीकाकरण होता है। तो गलघोटू का, एकटंगिया का, इन सब का टीकाकरण वर्षा ऋतु के पूर्व ही करवा लेना चाहिए। और पशुधन विकास विभाग हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा टीकाकरण मुफ्त में हर एक गांव में किया जा रहा है, किया जा चुका है या किया जा रहा है। तो हमें अपने जानवरों को तुरंत जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं ताकि इससे उनका बचाव हो। और दूसरा, जो मैंने शुरुआत में कहा कि कृमिनाशक दवाओं का सेवन करवाएं, तो इससे भी आने वाली बीमारियों से हम अपने बच्चों को भी और बड़े पशुधन को भी बचा सकते हैं। पशुधन विकास विभाग के द्वारा एकटंगिया और गलघोटू, इसका टीकाकरण मुफ्त में हर एक गांव में किया जाता है। तो हमें एकटंगिया और गलघोटू का टीकाकरण ये सबसे ज़रूरी होता है, वो करवाना होता है। और कृमिनाशक दवा का पालन सेवन हर किसी को, हर जानवर को। टीकाकरण के लिए वैसे तो हर एक डोर टू डोर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है हमारे विभाग द्वारा। अगर आपको नहीं है सुविधा या पता ज्ञान नहीं है आपको, तो आपने सबसे निकटस्थ पशु चिकित्सालय या पशु औषधालय में संपर्क करें और तुरंत अपने जानवरों को टीका लगवाएं। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो, हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन दिखाइया सब संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी हो पहली हमन मधुमक्खी के छत्ता से शहद इकट्ठा करे बर जंगल जात रहे हन, फिर अब समय बदल गए है। अब हमार किसान भाई मन अपन खेत में अपन बाड़ी में मधुमक्खी पालन करते और शहद उत्पादन करते। शहद उत्पादन करके मधुमक्खी पालन करके आप मन अपन आर्थिक स्तर ला कैसे सुधार सकते हो, ये विषय में हम आज चर्चा करबो और ये विषय के संबंध में आप मन ला जानकारी दे बर आज हमारे बीच आए हैं कोहका भिलाई से सफल मधुमक्खी पालक श्री अब्दुल एजाज सर। आप मन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। संगी हो ये विषय में आप मन कोनो प्रश्न पूछना चाहत हो तो हमारे ये टोल फ्री नंबर में आप मन हम प्रश्न पूछ सकता हो। हमारा नंबर है 1800233948। आओ चर्चा की शुरुआत करन। सर सबसे पहले ये बताओ कि मधुमक्खी पालन करे से आर्थिक लाभ के कतेक संभावना रही थे? देखिए मैडम, मधुमक्खी पालन से किसानों को 2 तरह से आर्थिक लाभ होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ और एक अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ। तो जो प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ है, तो यदि कोई किसान भाई उचित प्रबंधन करते हुए 50 कॉलोनियों की यूनिट के साथ मधुमक्खी पालन करता है तो एक वर्ष में सारे खर्च निकाल के लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की आय अर्जित कर सकता है। और दूसरा जो मैंने कहा कि अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ, ये अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ जो है आर्थिक लाभ से लगभग 10 गुना अधिक होता है। अच्छा, कैसे? और वो होता है मधुमक्खियाँ क्या है अपनी भोजन एकत्रित करते हुए फूलों का परागण करती हैं। अच्छा। जिससे हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ता है। अच्छा। और गुणवत्ता बढ़ती है। और वो जो है वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि किसी क्षेत्र विशेष में अगर किसी मधुमक्खी पालक ने 1 लाख रुपए मधु उत्पादों से अर्जित किया है तो उस क्षेत्र विशेष में जो फसलें हैं उन फसलों का उत्पादन लगभग 10 लाख रुपए का अधिक बढ़ जाता है। अच्छा, जी। तो पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन वो चीज़ है जिसकी हमारी खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके पर परागण होने से फसलों का उत्पादन भी बढ़ता है, गुणवत्ता भी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जी। सर जिन साथी मन मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो मन ला लागत कते का ही और स्थान के चयन मन ला कैसे करना चाहिए? देखिए, अगर कोई मधुमक्खी पालन करना चाहता है और सबसे कम
लगभग 50 कॉलोनीज की यूनिट से शुरू करना चाहता है जी जी तो 2 से 2.5 लाख रुपए में मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकता है। जी जी अगर इससे भी कम कॉलोनी से चालू करता है तो और कम हो जाएगा। अगर 20-25 कॉलोनी की यूनिट से चालू करता है तो 80,000 1 लाख रुपए में शुरू कर सकता है। जी 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 तो और उसमें भी जो है लगभग 40% शासकीय योजना के अंतर्गत सब्सिडी मिल जाती है। जी जी तो ये तो हुआ कि लागत कितनी आएगी। और स्थान चयन जो है ये बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से अगर स्थान चयन किया गया हो तभी मधुमक्खी पालन का में सफलता संभव हो पाती है। तो हमको फसलों का चयन करना होता है कि तिलहनी दलहनी फसलें हों और जो मधुमक्खी की सहायक फसलें हैं उनका की उपलब्धता के अनुसार स्थान चयन करना चाहिए। जी 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 सर, मधुमक्खी पालन करने के बाद में जैसे वो शहद उत्पादन करते हैं ओकर मार्केटिंग कैसे करे जाए? देखिए आपका जो पहला प्रश्न था कि मधुमक्खी पालन से आर्थिक लाभ, जी जी, और ये जो शहद की मार्केटिंग है, जी जी, तो ये तो इतना आसान है कि इसको बहुत आराम से किया जा सकता है। आज भारत देश में जितनी शहद की ज़रूरत है उससे बहुत कम पैदावार है। अच्छा, है ना? तो हमको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। अगर मैं आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ का कैलकुलेशन बताऊं मैडम, जी जी, तो छत्तीसगढ़ की हमारी वर्तमान जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और हम लोगों को शहद खाने की आदत बिल्कुल नहीं है। जी जी, जबकि शहद एक संपूर्ण भोजन है। जी जी, है ना? शहद संपूर्ण भोजन है, हर व्यक्ति को शहद अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जी जी, तो अगर हम 3 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ के सिर्फ 2% लोगों को लें। सर हमारे एक संगी के फोन है। हेलो 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 जी मैम। जय जोहार संगवारी, कौन बोला था? जी मैम मैं अभिषेक गुप्ता बोल रहा था कबीर धाम जी। गुप्ता जी क्या पूछना है आप मनला? जी मैम, ये जो सर अभी बता रहे थे मधुमक्खी पालन के बारे में, तो क्या सर ट्रेनिंग वेनिंग ऐसा कुछ देते हैं, क्या प्रोग्राम चलाते हैं? उसी बारे में पूछना था मेरे को, मधुमक्खी पालन के बारे में। जी सर बताएं। तो कुछ प्रशिक्षण वगैरह अगर जैसे देते होंगे सर, तो उसी के बारे में जानकारी लेना था मैं मधुमक्खी पालन के बारे में। जी जी, अभिषेक गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षण का ऐसा है कि नेशनल बी बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन नई दिल्ली के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा CBR सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है। जी जी, इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जिलों में जो उद्यानिकी विभाग है, अगर आप उनसे संपर्क करते हैं तो वो लोग भी ट्रेनिंग करवाते हैं। जी जी, डायरेक्ट नहीं करवाते हैं तो इनडायरेक्ट वो लोग भी ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं। आप कबीरधाम से बोल रहे हैं, कबीरधाम के जो सहायक संचालक हैं श्री राम निहोर पांडे जी, आप उनसे जाके मिले, वो बिल्कुल ट्रेनिंग कंडक्ट करवा देंगे। और अगर कहीं नहीं हो पाता है तो आप आहा मधुमक्खी पालन भिलाई यानी हमारी संस्था में आके ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। जी जी सर, ये प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि मधुमक्खी पालन करे बाद स्थान के चयन कैसे करे जाए? जी, स्थान के चयन का तो मैंने बताया कि सहायक फसलों का की उपलब्धता के अनुसार स्थान का चयन करना चाहिए। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, थोड़ी छाया हो, वहाँ अपनी कॉलोनी को रखना चाहिए। और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आर्थिक लाभ उसकी मार्केटिंग शहद की, तो मधु और मधु के उत्पादों का, अन्य उत्पादों की मार्केटिंग जो है वो उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या 3 करोड़ है लगभग, और हमको शहद खाने की आदत बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम इस 3 करोड़ के सिर्फ 2% लोगों को यानी कि 6 लाख लोगों को अगर 5 ग्राम शहद यानी 1 चम्मच शहद रोजाना खिलाने का टारगेट रख लें और उस पर हम फोकस करें तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि एक दिन का कंजप्शन शहद का 3000 किलो है यानी 3 टन। अच्छा, महीने का हमको 90 टन और साल का हमको 1080 टन शहद की मार्केटिंग करने के लिए हमारे पास मार्केट अवेलेबल है। जी। हमको ज़रूरत यह है कि हम लोगों तक पहुँचे। जब हम लोगों तक पहुँचेंगे, लोगों को शहद के फ़ायदे बताएंगे तो मार्केटिंग बहुत आसान है। इसके अलावा जो है अभी जो मार्केटिंग का ट्रेंड है हमारे भारतवर्ष में, वो ये है कि हमारे यहाँ का उत्पादित अधिकांश शहद विदेशों में एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा, तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो डायरेक्ट खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें कीमत कम मिलती है मधुमक्खी पालन को। जी। और अगर हम डोर टू डोर पहुंचाते हैं लोगों को तो हमको कीमत भी अच्छी मिल पाएगी और हमारे देश के लोगों को अच्छा पोषण भी मिल पाएगा। जी। सर ये बताइए कि कौन प्रजाति के मधुमक्खी है ज़्यादा शहद उत्पादित करते, तो हमारे किसान भाई मन ला कौन प्रजाति के मधुमक्खी के पालन करना चाहिए? जी देखिए, 3 तरह की मधुमक्खी ही पालतू बनाई जा सकती है।
एक तो एपिस मेलिफेरा है, जिसको इटालियन मधुमक्खी भी कहा जाता है, और एपिस सेरेना इंडिका है जो देसी मधुमक्खी होती है, और एक एपिस फ्लोरिया है जिसमें सबसे अधिक शहद का उत्पादन एपिस मेलिफेरा ही करती है। है ना। इसमें अगर आप उचित प्रबंधन करते हैं, साल भर में एक बॉक्स से 40 से 50 किलो शहद उत्पादित किया जा सकता है। तो अगर आपके पास 100 बॉक्स हैं तो करीब करीब 40 किलो इंटू 100 यानी कि 4,000 किलो, 4 टन शहद आप साल भर में उत्पादित कर सकते हैं। लेकिन उसकी लिए कंडीशन यही कि उचित प्रबंधन होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी मधुमक्खी है एपिस सेरेना इंडिका, तो उसका उत्पादन करीब 20 से 25 किलो प्रति वर्ष होता है। और तीसरी मधुमक्खी जो मैंने बताया एपिस फ्लोरिया, वो बहुत छोटी मधुमक्खी होती है और स्टिंगलेस होती है, तो उसका करीब करीब 400 से 500 ग्राम शहद साल भर में मिल पाता है। जी सर, मधुमक्खी पालन पर शासन के कोनो योजना है का, अनुदान कोनो तरह से मिल सकते हैं का हमारे किसान भाई मन ला? शासन की मधुमक्खी पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। देखिए, जिस तरीके से हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति आई, तो उसी तरीके से 2017 में मधु क्रांति आ चुकी है। और शासन इसको बहुत कोशिश कर रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए। तो आप जो है अपने ज़िले के उद्यानिकी विभाग से संपर्क करें, वहाँ पर जो है 40% की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा नेशनल बी बोर्ड से संपर्क करें, अगर ज़्यादा बड़े स्केल में करना है तो वहाँ पर करीब करीब 50% की सब्सिडी मिलती है। और वन विभाग के द्वारा भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर ST SC और इस तरह के निम्न जातियों के लिए जो है लगभग 10 से 20% ही किसान को अपनी जेब से लगाना पड़ता है, बाकी 80% तक सब्सिडी मिलती है। तो शासन की योजनाओं की कमी नहीं है, बहुत योजनाएं हैं। जी सर, जैसे हमारे फसल है कीट और रोग से प्रभावित होते तो उत्पादन घट जाते, और इसने मधुमक्खी पालन करे के समय में भी रोग कीट के प्रभाव पड़ते का उत्पादन में? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, इसके लिए जो है हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है मधुमक्खी पालन में। मधुमक्खी बहुत छोटा सा कीट है, और जब वो फसलों पे जाता है तो वहाँ पर जो माइट्स वगैरह होते हैं तो वो उनके साथ कैरी हो जाते हैं और वो आके कॉलोनीज में बढ़ते हैं। इसलिए हमको जो है अपनी कॉलोनीज का, यानी मधुमक्खी के बक्सों का मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करना चाहिए। हर हफ्ते से 10 दिन में सफाई करना चाहिए और प्रॉपरली देखना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार का कीट का या माइट्स का असर दिख रहा है तो उसमें जो है कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत ज़रूरी होने पे दिया जाता है। अदरवाइज साफ सफाई करने से ही सारा जो है मेंटेन रहता है। जी सर, मधुमक्खी पालन के साथ साथ रोजगार सृजन के अवसर कैसे पैदा करे जा सकते हैं? आपके इस सवाल में जो है देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने का एक सूत्र है। जो रोजगार सृजन है, तो एक कैलकुलेशन वैज्ञानिकों ने ये किया कि अगर लगभग 10,000 मधुमक्खी कॉलोनियों को संचालन का कैलकुलेशन किया जाए तो 10,000 मधुमक्खी बॉक्स को संचालित करने के लिए 3 लाख रोजगार श्रम दिवसों का रोजगार सृजन होता है। अच्छा। 3 लाख श्रम दिवसों का रोजगार। और इससे जो एसोसिएटेड उपकरण है उनके विनिर्माण में लगभग 75,000 श्रम दिवसों का रोजगार का सृजन होता है। तो बहुत बड़ा जो एक रोजगार का जरिया है ये हमारे पास उपलब्ध है। और इसीलिए शासन ने इसको मधु क्रांति का नाम दिया है कि एक तो पर परागण के द्वारा हमारी फसलों का उत्पादन बढ़े, हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, और दूसरा जो देश में बेरोजगारी है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। ये स्वरोजगार का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। युवाओं को और किसानों को तो अपने कामों के साथ जो अभी कर रहे हैं, खेती बाड़ी का कर रहे हैं या कोई और उद्यम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मधुमक्खी पालन करना ही चाहिए। और हमारा ये सपना है मधुमक्खी पालन का कि छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर गांव में मधुमक्खियां पहुंचे। और हम उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, सफल मधुमक्खी पालन के का सूत्र हवे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई बन ले सकते हैं? देखिए, मधुमक्खी पालन को सफल करने के लिए मैं अगर अपने अनुभव की बात करूं तो 3 सूत्र जो है बहुत ज़रूरी है। पहला तो सूत्र ये है कि उचित और प्रायोगिक ट्रेनिंग लेकर ही काम शुरू करें।
ना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बिना यूट्यूब पे देख के या वार्ता सुन के मधुमक्खी पालन ना शुरू करें। जी जी। आप 7 दिन की 15 दिन की ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें जो पहले से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं उन मधुमक्खी पालकों के पास जाएं या किसी उच्च संस्थान में जाके सफल ट्रेनिंग ले लें। बहुत अच्छी ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके बाद आप मधुमक्खी पालन शुरू करें। दूसरा जो है सफलता का सूत्र ये है कि आप सहायक फसलों के बिना कितने भी बड़े आप एक्सपर्ट हों, है ना, आप कितने भी बड़े जानकार हों, लेकिन अगर सहायक फसलों की उपलब्धता नहीं है तो मधुमक्खी पालन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा। क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हम अगर 2 टाइम खाना ना खाएं तो तीसरी टाइम आवाज़ नहीं निकलती है हमारी। तो मधुमक्खी तो एक बहुत छोटा सा कीट है। जी हाँ, जी हाँ। और उसकी जो खुराक है वो सहायक फसलों में है, फूलों में है। जी जी। तो सहायक फसलों की उपलब्धता के अनुसार ही मधुमक्खी पालन करें। जी जी। बिना उसके ना करें। और तीसरा और अंतिम सफलता का सूत्र जो है वो है स्थानांतरण। अच्छा। लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से मुर्गी पालन या बकरी पालन या डेयरी का उद्योग चलता है स्टेशनरी एक जगह पे स्थायी, तो मधुमक्खी पालन स्थायी नहीं हो सकता। अच्छा। मधुमक्खी पालन जो है वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, व्यावसायिक मधुमक्खी पालन जो है वो स्थानांतरण पे आधारित होता है। तो आपको समय समय पर मौसम के अनुसार, फसलों की उपलब्धता के अनुसार उसका स्थानांतरण करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। जो मधुमक्खी पालक फेल होते हैं अक्सर वो स्थानांतरण के अभाव में फेल होते हैं। जी जी। वो समय पर स्थानांतरण नहीं करते हैं। जी। अब सोचते रहते हैं कि चलो अब स्थानांतरण कर लेंगे, अब स्थानांतरण कर लेंगे। अगर एक हफ्ता मधुमक्खी बिना खुराक के रह गई, बिना भोजन के रह गई, तो वो तो कॉलोनी कमजोर हो जाएगी। जी जी। तो इसलिए जैसे ही आपकी उपलब्ध फसलों में फूल ख़त्म होने वाले हैं, फ्लावरिंग ख़त्म होके फ्रूटिंग में आने वाली है, उसके 2-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपको दूसरा साइट प्रिपेयर कर लेना है, रेडी कर लेना है। जी जी। और ये स्थानांतरण कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पास का हो या बहुत दूर का हो। स्थानांतरण 5 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक का हो सकता है। अच्छा। जी जी। आपको जितनी अच्छी फसल में आप रखेंगे उतना अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। जी जी। सर जब हम बात करते हैं आर्थिक लाभ के, तो मधुमक्खी पालन से शहद के अलावा और का प्रोडक्ट ले सकते हैं, उत्पाद ले सकते हैं जेकर से ज़्यादा आर्थिक लाभ होवे? जी देखिए, मधुमक्खी पालन से लोग जो समझते हैं वो शहद ही होता है। जी। है ना। और शहद जो है मधुमक्खी पालन का सबसे कम कीमत का उत्पाद है। अच्छा। शहद के बाद जो दूसरी चीज होती है, मधुमक्खियाँ उसको इकट्ठा करती है फूलों के ऊपर से, जिसको कहते हैं पराग। अच्छा। है ना। पराग क्या होता है? जो फूलों के ऊपर एक पीला पीला पदार्थ होता है ना। जी हाँ। कभी कभी दूसरे कलर में भी होता है, सफेद भी होता है। जी जी। तो वो जो पराग होता है मधुमक्खियाँ उसको अपने भोजन के लिए एकत्रित करती है। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ा जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, सुपाच्य प्रोटीन का। और शहद से लगभग दुगनी कीमत पे बिकता है। अच्छा। दुगनी तिगुनी कीमत पे बिकता है। तो दूसरा उत्पाद होता है पराग। जी। और तीसरा उत्पाद होता है मोम। अच्छा। शहद की मक्खियाँ जो है अपना छत्ता मोम से बनाती हैं, मोम से ही रिपेयर करती हैं, और उनका खुद का उत्पादित किया हुआ मोम होता है। उनकी बॉडी में एक वैक्स ग्लैंड होती है, मोमी ग्रंथि, उससे वो मोम निकलता है। तो वो कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन बनाने के काम में आता है, कुछ दवाइयों के भी काम आता है। तो तीसरा उत्पाद मधुमक्खी पालन से मोम प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा उत्पाद जो होता है वो कहलाता है प्रोपोलिस। जी। प्रोपोलिस क्या होता है मैडम? जो पेड़ों के से गोंद निकलता है ना। अच्छा। उस गोंद को मधुमक्खियाँ इकट्ठा करती हैं और अपनी कॉलोनी के ऊपर एक एंटी बैक्टीरियल लेयर फॉर्म करती हैं। अच्छा अच्छा। तो वो उनको उनके कॉलोनी को, उनके परिवार को रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। जी जी। तो उस प्रोपोलिस को भी प्रोपोलिस स्ट्रिप लगा के हम इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं। जी जी। और इसके अलावा जो उत्पाद होता है वो होता है रॉयल जेली। अच्छा। रॉयल जेली क्या होती है? एक तरह से राजसी भोज होता है। जी जी। और ये मधुमक्खियाँ जो है अब रानी को भोजन कराने के लिए पैदा करती हैं। सभी प्रकार की जो मधुमक्खियाँ होती हैं, एक कॉलोनी में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है। एक तो रानी होती है, एक मादा श्रमिक मक्खी होती है, और एक ड्रोन होता है। तो सभी के शिशुओं को, अंडों को 2-2 दिन, 3-3 दिन रॉयल जेली मिलती है, लेकिन रानी को आजीवन रॉयल जेली मिलती है। तो बाकी मधुमक्खियों की आयु जो होती है वो 45 से 60 दिन होती है, लेकिन रानी मधुमक्खी की आयु करीब करीब 2 से 2.5 साल, 3 साल तक होती है। तो वो आजीवन रॉयल जेली खाती है। तो रॉयल जेली एक ऐसा पदार्थ है जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सर आप मन आए और किसान भाई मन ला बहुत उपयोगी जानकारी दे हो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, नया विषय नई जानकारी के साथ फिर मिलबो। अभी आज्ञा देवा। जय जोहार।